प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर की कक्षाओं की शुरुआत में अपनी सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या प्रशासनिक विधि की शुरुआत करेंगे। मैं अपनी ओर से आप सभी छात्रों का इस नए सत्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वर्ष से हमारे जो कक्षाएं हैं और सिलेबस है उसमें एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कुछ चेंज करते हुए 9 की जगह 10 पेपरों की व्यवस्था कर दी गई है। तो इसके चलते अब इस साल भी हमारे यहाँ पर 10 पेपर होंगे एलएलबी सेकेंड ईयर में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पहले पेपर नंबर 7 हुआ करता था, अब वह हमारा पेपर नंबर 8 हुआ करेगा। हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत जो करेंगे वो प्रशासनिक विधि की, वह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह प्रशासनिक विधि की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उसके सोर्सेस, यानी कि मूल रूप से क्या स्रोत हैं, इनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन या उसे परिभाषित करने या वो विधि किस पे लागू होती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूँ कि जैसे आप पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं कुछ सब्जेक्ट, उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो सबसे पहले आपने देखा कि संविदा कहते किसे हैं। आपने वहाँ पर संविदा विधि को पढ़ने से पूर्व संविदा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्लोज वहाँ से शुरुआत की। फिर हम बात करें टॉर्ट्स की तो आपने अपकृत्य किसे कहते हैं उसे परिभाषित किया गया। जब हमने हिंदू लॉ की बात की तो हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पे लागू होती है। हमने जब मोमडन लॉ की बात की तो मुस्लिम कौन है और मुस्लिम विधि किस पे लागू होती है। जब हमने संविधान की बात की तो हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, जिससे कि हम संविधान की आत्मा यानी कि उस संविधान में किन किन बातों को हम अध्ययन करेंगे, उन सब चीज़ों का उल्लेख हुआ। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये बात समझाने का प्रयास किया कि ये एक इंट्रोडक्शन है। जैसे आप आज क्लास में आए हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा और आपका एक दूसरे से परिचय होगा। हम पहचान सकेंगे कि हम आपस में मैं कौन और आप कौन। ठीक उसी प्रकार से जो भी पहला टॉपिक होता है वह उस टीचर के साथ उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी शुरुआत होती है। उसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से आज जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की शुरुआत करेंगे तो इस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड सोर्सेज की बात करेंगे। और ये वो टॉपिक है जिसके बिना आपके पेपर की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि ये नींव है। इस सब्जेक्ट में हम डेफिनेशन की ओर जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको पहले पूर्व की कुछ स्थिति बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 19वीं शताब्दी थी वह लेसेस फेरी, जो व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प पर आधारित थी। यानी कि हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो वो लेसेस फेरी का मतलब हम यहाँ बात करें व्यक्तिवाद या सेल्फ हेल्प, यानी कि जो व्यक्ति है अपनी स्वयं सहायता खुद करेगा, यानी कि राज्य से उसे ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपनी सहायता करेगा। कैसे, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये सेल्फ हेल्प या व्यक्तिवाद की बात समझ में आ जाए। जैसे आज के समय में जब हम कई रेस्टोरेंट्स या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर सेल्फ हेल्प लिखा हुआ होता है, यानी कि आप अपना जो खाने का ऑर्डर देंगे उसके पर एक बेल बजेगी और आप उस ऑर्डर को खुद ही लेकर आएंगे, यानी कि आपको वहाँ पर वेटर के द्वारा वो सर्व नहीं किया जाएगा, आप अपनी सहायता खुद ही कर रहे हैं। आप बैठे हैं, ऑर्डर आया और आपने लिया। ठीक उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यक्ति अपनी सहायता खुद करेगा। लेकिन आगे चलकर जब 20वीं शताब्दी की बात हम करते हैं तो ये जो व्यक्तिवाद और सेल्फ हेल्प लेसेस फेरी थी, इसका स्थान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने दे दिया। वेलफेयर स्टेट, आज हम जो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई, ठीक है ना, जिसके चलते अब हम राज्य से ये उम्मीद करने लग गए हैं कि राज्य अपने नागरिकों की सहायता करेगा, यानी कि वह जो व्यक्तिवाद या सेल्फ हेल्प था, खुद अपना करना है, उसकी जगह राज्य से हम उम्मीद करने लग गए कि राज्य क्या करेगा, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का, अधिकारों की व्यवस्था करेगा।
इन सब के चलते हुए क्या हुआ कि पिछले कुछ दशकों में यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते हुए प्रशासन के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो परंपरागत कार्य थे उससे हटकर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते कार्यों में वृद्धि हुई और राज्य ने उन समस्त कार्यों या दायित्वों को अपने ऊपर ले लिया जो परंपरागत रूप से उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते थे। 1947 से पहले की हम बात करें तो भारत एक पुलिस स्टेट राज्य के रूप में था, यानी कि जिसका मुख्य कार्य बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, आंतरिक अशांति से रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और राजस्व वसूली करना था। यानी कि राज्य के प्रमुख 4 कार्य बताए गए कि वह बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा, आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा, न्याय प्रदान करेगा और राजस्व वसूल करेगा। यानी कि पुलिस स्टेट, यहां पर हम बात कर रहे हैं कोई ऐसा पब्लिक वेलफेयर या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात नहीं थी। राज्यों के कार्यों को मोटे रूप से इन 4 भागों में बांटा हुआ था कि राज्य के जो कार्य हैं वे 4 ही होंगे, किंतु लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ राज्य से यह अपेक्षा करने लगी कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे। और जब राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर हुआ, तब उसने मनुष्य के प्रत्येक जीवन के पहलू को प्रभावित करना प्रारंभ किया और इसके चलते व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी संपत्ति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भाग 3 संविधान के व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की बात करता है और भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व राज्य पर नागरिकों के कल्याण के दायित्व आरोपित करता है। यानी कि एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ राज्य पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के चलते नागरिकों के कल्याण के कुछ दायित्व भी आरोपित किए गए हैं और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाना आवश्यक है। अर्थात राज्य जो है वह नियमनकारी और प्रबंधकीय यानी कि रेगुलेटरी और मैनेजिंग दोनों कार्य करने पड़े, जिससे राज्य को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान की गई। राज्य को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने पर एक प्रश्न चिन्ह ये पैदा हुआ कि हो सकता है कि राज्य कहीं अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे, इसलिए राज्य के कार्यों का निर्धारण करने, उनके कार्यों को विधि और विधि के सिद्धांतों के अनुसार, कारण और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार चलाने के लिए प्रशासनिक विधि की आवश्यकता हुई या प्रशासनिक विधि की अवधारणा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हम जब शुरुआत में अपनी बात देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि 19वीं शताब्दी थी, लेसेस फेरी थी, जो व्यक्तिवाद या सेल्फ हेल्प के सिद्धांतों पर आधारित थी, यानी कि व्यक्ति अपनी स्वयं रक्षा करेगा, राज्य से उसे किसी प्रकार की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। 20वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने ले लिया। 1947 के बाद हमारी स्थिति ये बनी कि पुलिस स्टेट से हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ बढ़े। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बढ़ते हुए राज्य को अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई। जब कुछ शक्तियां प्रदान की गई तो इस बात की संभावना बनी कि हो सकता है कि राज्य कहीं अपनी इन शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे। अतः राज्य के कार्यों को विधि और विधि के सिद्धांतों के अनुसार चलाने के लिए हमें प्रशासनिक विधि की आवश्यकता पड़ी या प्रशासनिक विधि के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि जब कभी हमारे सामने पेपर में प्रश्न आता है कि प्रशासनिक विधि निरंतर विकसित हुई विधि है या प्रशासनिक विधि के विकास के क्या कारण हैं, तो यहाँ पर भी हम इसी इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हुए यानी कि आप अपने इस आंसर के बैकग्राउंड में इंट्रोडक्शन में इसी चीज को लेंगे। वहां आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक विधि उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई विधि है, समझाइए। प्रशासनिक विधि के विकास के कारणों को बताइए, या प्रशासनिक विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व आप अपने आंसर में वापस इसी बात को इंट्रोडक्शन को देते हुए यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया लेसेस फेरी, व्यक्तिवाद, सेल्फ हेल्प, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, राज्यों के कार्य में वृद्धि, इन सब बातों का हवाला देते हुए, उस चीज का उल्लेख करते हुए आप क्या करेंगे, उस अपने प्रश्न का आंसर देंगे। इसके बाद हमारी जो शुरुआत होगी वो हमारे
हम करेंगे एक एक परिभाषा के अनुसार, यानी कि प्रशासनिक विधि को लोगों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है वो हम अपनी अगली क्लास से इसमें शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।